बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो ये माना जा रहा है कि 2 से 3 महीने के अंदर में चुनाव होना तय है। चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तैयारी भी कर रही है। इस बीच एसआईआर पे संघर्ष छिड़ा हुआ है, आर पार की लड़ाई चल रही है। लेकिन इसी दौरान एक सर्वे रिपोर्ट ने हालात बदल दिए। वहां पर जो तैयारियां चल रही है उसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस सर्वे के आधार पर सुधार करने की जरूरत पड़े हर राजनीतिक दल को, क्योंकि इस ओपिनियन पोल ने दिखा दिया है कि 2 से 3 महीने के बाद बिहार में राजनीति किस ओर करवट लेने वाली है या फिर किसे सत्ता में पहुंचाने वाली है। तो इसमें जो बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वो खुलासे हो सकता है कि आपको पता चल गई हो कि क्या खुलासे हैं, लेकिन जो खुलासे के बाद की राजनीति है और ये जो ओपिनियन पोल के जो डाटाज हैं वो आए कहां से, क्या इसमें भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है या फिर ये जो तमाम रुझान दिखा रहे हैं उसके पीछे का सच क्या है। आखिरकार उस रुझानों को प्रभावित करने वाले वो कौन से फैक्टर हैं जिसको लेकर के अब राजनीतिक दलों में हलचल सी मच गई है। क्योंकि इसमें एक चीज खुल करके सामने आई है, अगर एनडीए की बात कर लें तो एनडीए में खास करके चिराग पासवान का कद बड़ा होता हुआ दिख रहा है और चिराग पासवान के फैक्टर के कारण बहुत सी चीजें हिल रही है, क्योंकि इसके अंदर की जो घटक दल है जो इसके अंदर के, वो किस तरीके से आएंगे नजर 3 महीने के बाद में, उसका खुलासा हो गया है। इसके अलावा अगर हम महागठबंधन की बात करें तो वहां पर जो बहुत तेजी से सीटें नीचे गई है पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देख लें तो हालात बड़े खराब हो रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो। तो वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का फैक्टर क्या है, क्या वहां पर भी कोई ऐसा फैक्टर है जो प्रभावित कर रहा है। और ये ओपिनियन पोल आने के बाद क्या दोनों गठबंधन में भी बदलाव हो सकता है, क्या एनडीए में कुछ घटक दल जुड़ सकते हैं, क्या महागठबंधन से कुछ घटक दल जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है सत्ता में बने रहना और सत्ता की गुंजाइश जिधर हो उधर जाना हर कोई चाहता है। तो आज इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जो ओपिनियन पोल ने इशारा किया है उससे यही बात समझ में आ रही है कि अगर आंकड़े ऐसे के ऐसे रहें, हालांकि ओपिनियन पोल पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेना गलत होगा। आए दिन जो पिछले दिनों कई चुनाव हुए उसमें जो ओपिनियन पोल आए उससे ओपिनियन पोल और जो रिजल्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा समानता नहीं होती है, यानी कि ओपिनियन पोल में बहुत ज्यादा ऐसी गुंजाइश होती है कि उसको आप मैनिपुलेट कर लें। तो क्या इस बार भी ओपिनियन पोल में ऐसा ही कुछ किया गया है, क्योंकि इस बार जो इशारा कर रहा है ये ओपिनियन पोल, ये जो सर्वे इशारा कर रहा है उसके मुताबिक बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ 136 सीटों का दावा किया जा रहा है। और महागठबंधन की बात कर ले तो उसकी सीटें बहुत कम होने जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये दावा है कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। तो क्या महागठबंधन की तैयारी में कोई कमी रह गई, क्या ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है उसमें कोई दिक्कत आ गई, इस यात्रा के कारण जो प्रभाव पड़ने की जो उम्मीद जता रहे थे, कांग्रेस वाले जता रहे थे, आरजेडी वाले जता रहे थे, क्या वो सब पानी में चला जा रहा है। क्योंकि ये जो ओपिनियन पोल के डाटा इकट्ठे किए गए, जो विपक्ष का दावा है कि ये सारे जो इकट्ठे किए गए वो तब के हैं जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी, यानी कि परिणाम बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसके अलावा जो एनडीए का दावा है वो ये है कि जो ओपिनियन पोल में दिख रहा है उससे बेहतर परिणाम आ सकते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो जेडीयू है उसका आंकड़ा बहुत कम होने वाला है। पिछली बार 43 सीटों पर जीत मिली थी जेडीयू को और ये दावा किया था जेडीयू के लोगों ने, इवन नीतीश कुमार ने दावा किया था कि ये रिजल्ट इसलिए ऐसा आया क्योंकि 135 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे, इसलिए उसका प्रदर्शन कम रहा। और इस बार जब चिराग पासवान साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बार ज्यादा सीटों पर जेडीयू अपने उम्मीदवारों को उतार करके ज्यादा सीट लाने की ये उम्मीद जता रही है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन ये जो ओपिनियन पोल है वो ये बता रहा है कि उसे केवल
29 सीट मिलने जा रही है। पिछली बार 43 सीट, इस बार 29 सीट, और बाकी जो 3 सीट पे इसे बढ़त मिलने का दावा किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के 3 या 2 सीट कह लें बढ़त के लिए, तो कुल मिलाकर के 31 या 32 पर उनका आंकड़ा सिमट जाएगा। इस तरह के ये ओपिनियन पोल संकेत दे रहा है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यानी कि 81 सीटों पर यह भविष्यवाणी की गई है। ओपिनियन पोल में बताया गया है कि 81 सीटों पर जीत मिलने वाली है बीजेपी को, जबकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें 74 सीटें मिली थी। और इसमें अगर हम इसे बाइफर्केट करें तो इसमें जो दावा है ओपिनियन पोल का कि 64 जीत तो बिल्कुल जीती हुई और 17 सीटों पर बढ़त है, यानी वो फंसी हुई सीट है लेकिन उस पर बढ़त बना लेगी बीजेपी और वहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। इसी तरीके से जब बात हुई आरजेडी की तो वहां पे उन्हें 52 सीट देने की बात की जा रही है। कांग्रेस की बात कर लें तो उसे 10 सीटों पर समेटा जा रहा है, और जो अन्य है उसमें और भी कई सीटें हैं। जो एमआईएम की बात कर लें तो उन्हें 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। जनसुराज की बात कर लें तो उसे 2 सीटें मिलती हुई दिख रही है। वामपंथी की बात कर लें तो वो भी 3 से 4 सीटों पर सिमट, मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो छोटी छोटी पार्टीज हैं उन्हें भी बहुत बेहतर परिणाम इस बार नहीं मिलने वाले, क्योंकि जनसुराज से ये जो दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर की उन्हें कम से कम 25-30 सीट तो मिलनी ही चाहिए। हालांकि वो तो सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में उनकी कलई खुल के सामने आ गई है। तो क्या ये जो ओपिनियन पोल है ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? क्योंकि ऐसा माना जाता है आमतौर पर कि ओपिनियन पोल के जरिए जो तमाम गठबंधन होते हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि इस बार अगर आप देख लें कि महागठबंधन हारने वाला गठबंधन दिख रहा है, इंडिया ब्लॉक हारने वाला ब्लॉक दिख रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि इसके जो घटक दल हैं, खासतौर से मुकेश सहनी की बात कर लें, जो पाला बदल सकते हैं, वो एनडीए में भी जा सकते हैं, महागठबंधन का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या ये ओपिनियन पोल उसके फैसले को प्रभावित करने जा रहा है? और अगर एनडीए की बात कर लें तो एनडीए में क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है एक तरीके से? क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा है जो इस धुरी के चारों ओर घूम रहा है। एनडीए के राजनीति के केंद्र में अब चिराग पासवान हावी होते जा रहे हैं। अब चिराग पासवान हो सकता है कि अपने दबाव की राजनीति को और ज्यादा बढ़ाए, क्योंकि जो ओपिनियन पोल कह रहा है उसके मुताबिक 29 सीट प्लस 2 और कर दें, यानी 31 सीट मिलने जा रही है जेडीयू को। तो जो एलजेपी है वो हो सकता है कि ये दावा कर दे कि अगर जेडीयू से विश्वास कम हो गया है जनता का तो क्यों ना एलजेपी को ज्यादा सीट दी जाए इस बार, क्योंकि जो पिछड़ा अति पिछड़ा का वर्ग है वो इसका कोर वोट बैंक है, वोटर हैं इसके। तो हो सकता है कि इस ओपिनियन पोल के बहाने जो एलजेपी के लोग हैं, जो चिराग पासवान हैं, वो दबाव बढ़ाएं कि अगर जेडीयू को नकारा जा रहा है तो हमें इस बार मौका दिया जाए। और यही बात है कि नीतीश कुमार को शायद ये भनक लग गई थी, इसीलिए वो दिल्ली में भी गए थे। यहाँ पर ललन सिंह अशोक चौधरी से मीटिंग भी की थी, उसके बाद दिल्ली गए, वहाँ पर एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग की, तमाम गुणाभाग उन्होंने किया। और सीट शेयरिंग पे ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनल बात हो चुकी है। और जिस तरीके से 110, 105 के आसपास सीट लड़ने की बात की जा रही है, चाहे जेडीयू की बात कर लें चाहे बीजेपी की बात कर लें, दोनों बराबर का दावा कर रही है। और जेडीयू ऐसा चाहती है कि अगर बीजेपी 110 या 115 सीट की बात कर रही है तो वो अपने कोटे से ही जो छोटे दल हैं उसको सीट दे, या फिर सीट अगर छोटे दलों को देना है तो उनकी संख्या कम होनी चाहिए। चाहे वो चिराग पासवान के एलजेपी की बात कर लें तो उनको भी 40 की जगह पर 15 या 20 के आसपास सीट देने की बात चल रही है। हम की बात कर लें तो उन्हें भी 5 से 7 सीट देने की बात की जा रही है। अगर हम उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की बात कर लें तो उसके बारे में भी ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें भी 5 से 7 सीट देना ही ज़्यादा से ज़्यादा ये दिया जा सकता है। तो क्या ये जो ओपिनियन पोल हुआ है उससे ये गणित बदल सकता है? और क्या अगर ये मुकेश सहनी महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के पाले में आ जाते हैं तो क्या फिर से समीकरण बदलेगा? क्या मुकेश सहनी के लिए भी, जो हमेशा से वो दावा करते रहे हैं कि महागठबंधन में जुड़े इसी दावे के साथ हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, साथ ही उन्हें मनमाफिक सीट दिया जाए, करीब 50 सीट का वो दावा कर रहे हैं, तो क्या वो दावा एनडीए में भी करेंगे? क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि वो ही किंग मेकर हैं, जबकि एनडीए में खुद को किंग मेकर बनाने की कोशिश में लगे हुए चिराग पासवान, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किंग मेकर की भूमिका में हैं। और आने वाले दिनों में जब बहुमत साबित करने की बात होगी, अगर हम एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सामने
आ जाता है तो उसमें जो घटक दल होंगे वो अपने अपने हिसाब से कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बहुत डिसाइडेड नहीं है। अगर हम सर्वे की बात कर लें तो अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हुई तो एनडीए में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसके बारे में अगर नीतीश कुमार के फेवर की बात करें, क्योंकि एनडीए हमेशा से यही कहता रहा है कि नीतीश कुमार ही एकमात्र चेहरा है हमारे लिए मुख्यमंत्री पद के लिए, और यही शायद इसी पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार वहां गए भी थे कि इस स्टैंड पर एनडीए कायम रहे। लेकिन सर्वे में यह खुलकर के सामने आया है कि 25.2 या 3% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा बने एनडीए के, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। वजह कुछ और हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वजह, वो चाहे उनके स्वास्थ्य कारणों की बात कर ली जाए या फिर जनाधार के घटने की बात कर ली जाए या फिर सुशासन बाबू की जो छवि खराब हो रही है पिछले दिनों, जिस तरीके से अपराधीकरण हुआ, बहुत से अपराध के ग्राफ ऊपर गए, उसको लेकर के हो सकता है कि लोगों ने ओपिनियन अपना बदल लिया हो कि इस बार नीतीश कुमार को नहीं आना चाहिए बल्कि बीजेपी का कोई चेहरा आना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल में साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के सामने आने वाली है और हो सकता है कि वो निर्णायक भूमिका में हो कि सरकार बनानी है तो बीजेपी के अगुवाई में ही बने। यही वजह है कि नीतीश कुमार के फेवर में बहुत ज्यादा वोट नहीं गया है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो वहां पर करीब 46% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि अगर महागठबंधन जीत कर आता है और सरकार बनाने की स्थिति में होता है तो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि लालू यादव के परिवार से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की रेस में आगे आए। अब यहां से तमाम रणनीति बदलने लगेगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को केवल 10 सीट मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछली बार 19 सीट उनके खाते में आई थी। तो हो सकता है कि इस बार राहुल गांधी जिस तरीके से पूरा जोर लगा रहे हैं और इंडिया ब्लॉक का पूरा शक्ति प्रदर्शन बिहार में चल रहा है पिछले कई दिनों से वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, तो हो सकता है कि राहुल गांधी अब अपनी रणनीति में बदलाव करें। अब उनका फोकस हो ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का, और उनका फोकस हो कि अगर इस बार मुझे केवल 10 सीट पर जीतता हुआ दिखाया जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी उनसे मोल भाव करे। और जैसा कि पिछले दिनों ये बताया गया था कि आरजेडी 160 सीट के आसपास अपने पास रखना चाह रही है और कांग्रेस को समेटना चाह रही है 50 से 60 सीट के अंदर में। तो क्या कांग्रेस इस ओपिनियन पोल आने के बाद, क्या राहुल गांधी इस ओपिनियन पोल आने के बाद अपने रणनीति में बदलाव करेंगे? क्या वो मोल भाव कर पाए? ऐसी कोई धरातल वो तैयार करने वाले हैं? क्योंकि जो छोटे दल है, अगर वामपंथी दलों की बात कर ली जाए या जो दूसरे दल हैं वहां की बात कर ली जाए, तो उन लोगों ने भी एक तरीके से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और इस ओपिनियन पोल आने के बाद से जाहिर सी बात है कि आरजेडी पर लोग हावी होने लगेंगे, जो घटक दल है छोटे छोटे। अब अगर हम बात करें उन सीटों की जिस पर बिल्कुल कांटे का टक्कर होने वाला है, तो करीब ये 25 से 26 सीटें हैं जिस पर कांटे का टक्कर होगा। और सीमांचल की बात कर लें खास तौर से, क्योंकि सीमांचल में ऐसा बताया जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। वहां पर 10-10 सीटें दोनों को मिलने का अनुमान लगाया गया है। ये ओपिनियन पोल के सर्वे के हिसाब से बताया जा रहा है आपको। तो अब सवाल उठता है कि वहां पर कुल 24 सीटें हैं सीमांचल में, तो जो बाकी के 4 सीटें हैं वो किसके खाते में जा सकता है? तो वहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर AIMIM भी 2-3 सीट निकालने की कोशिश करेगा और उस पर बढ़त बना सकता है वो। इसके अलावा जनसुराज पार्टी के पास भी मौका होगा, इसके अलावा वामपंथी दलों के पास भी होगा, यानी कुल अन्य जो है वो 4 सीटों पर कब्जा जमा सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या जो बाकी के क्षेत्र हैं, चाहे मगध की बात कर लें, चाहे मिथिलांचल की बात कर लें, चाहे तिरहुत की बात कर लें, चाहे मुंगेर प्रमंडल की बात, ये जो तमाम इलाके हैं, क्या यहाँ पर सब कुछ साफ है? जी नहीं, यहाँ पर भी पेंच फंसा हुआ है। अगर मगध की बात कर लें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर चल रही है कई सीटों पर। अगर हम तिरहुत की बात कर लें तो वहाँ भी कांटे की टक्कर चल रही है कई सीटों पर। मतलब कांटे की टक्कर कहने का मतलब है कि वहाँ पर यह नहीं बताया जा सकता है कि जीत किसकी होने वाली है, यानी कि वो अभी ना तो बढ़त की श्रेणी में है बल्कि और ना ही जीत की श्रेणी में है, बल्कि उसमें कांटे की टक्कर होगी महागठबंधन और जो एनडीए है उसके बीच में। तो हर जगह पर कम से कम 3 से 4 सीटें ऐसी है जहां पर कि मामला फंसा हुआ है और ओपिनियन पोल ने उस पर रिजल्ट नहीं दिया है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इसमें
दोनों ही धड़े से कौन कौन वो लोग होंगे जो डिसीजन मेकर की भूमिका में आना चाहेंगे। तो अगर हम एनडीए की बात कर लें तो एनडीए में चिराग पासवान नो डाउट वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इस ओपिनियन पोल के बाद वो और भी कहते हैं ना कि चौड़े होकर के घूमेंगे और हो सकता है कि बीजेपी के साथ वो भी मीटिंग करें, दिल्ली में तमाम एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग करें और कोशिश करें कि अपने पक्ष में पाले को झुकाया जा सके, क्योंकि ओपिनियन पोल ये इशारा कर रही है कि जो जेडीयू का है उसका जनाधार कम हुआ है और ये अपने पुराने जनाधार को आधार बना करके चिराग पासवान हो सकता है कि बढ़िया मोल भाव कर पाएं। और अगर महागठबंधन की बात कर लें तो उधर से मुकेश सहनी चाहेंगे कि वो अपनी शर्तों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों को झुकाएं और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने दावा भी किया है कि अगर आप मुझे 60 सीट दे दोगे तो मैं आपको सत्ता में ला दूंगा। तो क्या उनका ये दावा इस ओपिनियन पोल के बाद और पुख्ता होने जा रहा है? तो ये वो तमाम जोड़ घटाव गुणा भाग है जिसके आधार पर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बदलने वाली है और साथ ही शुरुआत अब से हो जाएगी कि जो रुझान मिल रहे हैं उस रुझान के आधार पर क्या राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति बदलेगी, अपनी कूटनीति बदलेगी, अपनी चुनावी तैयारियों को एक नया धार देने की कोशिश करेगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।